राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सभी। आज अपने बीएससी बीएड फोर्थ ईयर की या फिर आईटीपी की बोले तो मैथ करेंगे। आईटीपी या बीएससी बीएड फोर्थ ईयर दोनों में एक ही बात है। अभी आईटीपी की लगभग कॉलेजों में शुरू हुआ नहीं है, कुछ कॉलेजों में शुरू हो गया। सिलेबस बुक ही यही होगी, बुक थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है लेकिन क्वेश्चन नहीं यही होंगे। अगर थोड़ा बहुत क्वेश्चन वगैरह भी चेंज होती है या बुक थोड़ी कुछ चेंज होती है तो अपने वो भी करेंगे जब आईटीपी पूरी तरह आ जाएगी राजस्थान में तब। लेकिन अभी अपने बीएससी चल रही है, बीएससी बीएड चल रही है, तो उनमें ये बुकें काम की है ना। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की बुक चल रही थी अपने, मेरे पास सीबीएच की बुक है जो कॉलेजों के अंदर लगती है, विविक्त गणित। इसके अंदर अपने 1.2 चल रहा था, 1.2 की कुछ एग्जाम्पल कर लिए थे। आज अपने 1-2 एग्जाम्पल रहे वो करेंगे और 3-4 क्वेश्चन है आज वो कंप्लीट इसी वीडियो में करने की कोशिश करेंगे। आज अपने एग्जाम्पल शुरू करते हैं आगे। एग्जाम्पल नंबर 13 12 कर चुके हैं अपने, और 12 के बाद अपने कर चुके हैं 14 भी कर चुके हैं। एग्जाम्पल नंबर 14 भी कर चुके हैं। आज अपने करेंगे एग्जाम्पल नंबर 13। एग्जाम्पल नंबर 13 में कह रहा है कि प्रदर्शित कीजिए कि समुच्चय n क्रॉस n गणनीय है। प्रदर्शित करना है कि समुच्चय n क्रॉस n, समुच्चय n क्रॉस n गणनीय है, काउंटेबल है। ये अपने प्रदर्शित करना है, प्रूफ करना है। इसके लिए अपने यानी प्रूफ करना है अपने ये भी n क्रॉस n क्या है, गणनीय है। n यहाँ पर क्या प्राकृत संख्या है, तो अपने n मान लेते हैं। n कैपिटल लिख लो प्राकृत संख्या के लिए, बस बुक में भी कैपिटल लिख दिया हुआ है, कैपिटल लिख लो यहाँ पर। n क्रॉस n यानी n क्या है, प्राकृत संख्या का समुच्चय है, नेचुरल नंबर है, तो क्या होगा 1 2 3 4 ऐसे है ना। 2 बार n क्रॉस n दे रखा है तो अपने 2 बार लिख लेंगे n क्रॉस n, सेम ही होगा प्राकृत संख्या का समुच्चय। आराम से करेंगे अपने, ज़्यादा टाइम तो लगेगा लेकिन अच्छे से समझ में आना चाहिए, बाद में भी आप भूलो ना, क्योंकि ये आप बहुत काम आएगी। बीएससी बीएड फोर्थ ईयर के अंदर भी आई, ठीक है, बीएससी के अंदर भी है, कुछ यूनिवर्सिटी में कोटा अजमेर वगैरह ना, जयपुर में, इनके अंदर कुछ यूनिवर्सिटी में, जिसके कई यूनिवर्सिटी में सेकेंड ईयर में, किसी में थर्ड ईयर में बीएससी नॉर्मल बीएससी में। एमजीसी के अंदर महाराजा गंगा सिंह में नहीं है ये बुक डिस्क्रीट मैथमेटिक्स महाराजा गंगा सिंह में नहीं है, कुछ यूनिवर्सिटी में बीएससी में भी है। और सीएसआईआर नेट के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। इसके 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं सिर्फ इसी बुक में से, एक बुक में से सिर्फ 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं इस सीएसआईआर नेट के अंदर। और फर्स्ट ग्रेड के लिए भी ये बुक, फर्स्ट ग्रेड में भी ये बुक का सिलेबस है, फर्स्ट ग्रेड में भी है, तो यानी फर्स्ट ग्रेड में है। और वो फर्स्ट ग्रेड में एमएससी वाले मैटर में सिलेबस के अंदर ये बुक है, यानी सभी में है लगभग। अपने सेकंड ग्रेड में भी मान सकते हैं इस बुक के कुछ चैप्टर सेकंड ग्रेड में भी है, जैसे क्रमचय संचय वो अपने पढ़ते हैं 12वीं लेवल के, 12वीं के अंदर, लेकिन क्वेश्चन हाई लेवल के पूछते हैं वो इसमें से आ जाते हैं, वो हाई लेवल के क्रमचय संचय भी इसके अंदर है। प्रायिकता भी है, हाई लेवल की थोड़ी सी लेवल अप लेवल की प्रायिकता भी है इसके अंदर, ठीक है। और संख्याओं की गणना भी है, जैसे प्राकृत संख्याओं का योग अपने करते हैं ना, 1 से 10 तक प्राकृत संख्या या 1 से 100 तक लगातार प्राकृत संख्या का योग करते हैं तो क्या होता है, वो भी इसके अंदर क्वेश्चन आएंगे इस बुक के अंदर, है ना। विषम संख्याओं का योग, विषम संख्या स्क्वायरों का योग, सम संख्या के स्क्वायर का योग, सम संख्या का योग, वो भी इस बुक के अंदर आएंगे। ग्राफ वगैरह भी इस बुक के अंदर है। वृक्ष वाले टॉपिक फर्स्ट ग्रेड में है लेकिन नेट के अंदर भी पूछते वो इसके अंदर है, यानी बुक इंपॉर्टेंट है। अब अपने इस क्वेश्चन को आगे शुरुआत करते हैं, तब अपने आराम से करेंगे, थोड़ा 5 मिनट ज़्यादा लग जाए तो कोई बात नहीं है लेकिन समझ में आना चाहिए। अब अपने निकालना n क्रॉस n और प्रूफ करना भी ये गणनीय है, तो पहले n क्रॉस n निकाल लेते हैं। n क्रॉस n निकालेंगे तो इसका मतलब क्या है, भी n का n के साथ क्रॉस करना है। n का n के साथ क्रॉस करेंगे तो 2 अवयव आएंगे, 2 अवयव आएंगे, है ना, 2 अवयव आएंगे, यानी a, b आएंगे, a, b, और a और b क्या होंगे, प्राकृत संख्या होंगे। अब ऐसे नहीं बोल सकते भी a n में
बी एन में अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, दोनों एक साथ में लिख दो, क्योंकि यही प्राकृत संख्या का समुच्चय है, ये भी प्राकृत संख्या का समुच्चय है। वैसे ए इसमें से पहले अब समुच्चय में से आता है, बी इसमें से आता है। अब इनमें पहला कोई भी मान सकते हैं, दोनों प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर का सेट ही है, सेम एलिमेंट इनका सेम समुच्चय है। तो एन क्रॉस, अब एन निकालेंगे तो क्या आएगा, फाइंड आउट करेंगे एन क्रॉस एन, तो एक का एक के साथ, एक का दो के साथ, एक का तीन के साथ, एक का चार के साथ, ऐसे चलेगा। एक का एक के साथ, एक का दो के साथ संबंध हो जाएगा, एक का तीन के साथ क्रॉस, एक का चार के साथ क्रॉस, ऐसे एक का सब के साथ चलता है। ठीक है, ऐसे अब दो का, फिर दो का एक के साथ, दो का दो के साथ, दो का तीन के साथ, दो का चार के साथ, ऐसे। फिर तीन का एक के साथ, तीन का दो के साथ, तीन का तीन के साथ, तीन का चार के साथ, ऐसे चलता रहेगा, है ना। फिर चार का एक के साथ, इस चार का एक के साथ, चार का दो के साथ, चार का तीन के साथ, चार का चार के साथ, ऐसे। चार का दो के साथ, चार का तीन के साथ, चार का चार के साथ, ऐसे आगे चलता रहेगा। यानी ये एक के संबंध आगे और आते जाएंगे, दो के भी आगे और संबंध आते हैं, ऐसे चलता रहेगा ये समस्या। इस तरह आप भी कोशिश करना भी इस तरह ही लिखो, ताकि अपने, क्योंकि एन क्रॉस एन के अंदर आगे एलिमेंट जतानी है प्रॉपर रूप से, तो किस रूप में आएंगे, और अपने क्रम वाइज लिख लेते थोड़ा सा, और किस विकर्ण मेथड से लिख लेते, डायगोनल मेथड से कर लेते, विकर्ण मेथड विधि, डायगोनल मेथड विकर्ण विधि से। विकर्ण विधि से अपने एन क्रॉस एन निकाल लेते हैं। एन क्रॉस एन के अंदर विकर्ण विधि से अपने करेंगे तो क्या आएगा, विकर्ण विधि से करते हैं तो क्या आता है, पहले इसके साथ संबंध, एक का शुरुआत में, यानी पहले का एक के साथ संबंध, फिर ऐसे नीचे, फिर इसी से जस्ट नीचे ऐसे, फिर एक इसका आगे वाले के साथ संबंध, फिर इनका ऐसे संबंध, फिर इसका आगे वाले के साथ संबंध, फिर ऐसे नीचे पूरा सिरे तक, फिर इसका आगे वाले के साथ संबंध, फिर वापस उससे जस्ट फिर ऊपर ऐसे चलेंगे विकर्ण बनाते हुए ऐसे। यानी इस एक कदम आगे चलना है, फिर वापस ऐसे आना है, फिर इसका एक कदम आगे चलना है, फिर ऐसे चलना है पूरा, फिर इससे एक कदम आगे चलना है, फिर ऐसे वापस, फिर इससे एक कदम ऐसे आगे नीचे, ये भी चलता रहेगा ऐसे समुच्चय, है ना। पांच वाले भी आएंगे तो पांच का एक के साथ, छह का एक के साथ, ऐसे चलता रहेगा। अब अपने विकर्ण मेथड बना लेते हैं, अभी थोड़ा सा क्रम वाइज लिख देंगे, ये डॉट 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 लास्ट में लिख देंगे सभी। तो एक का एक के साथ संबंध, एक का दो के साथ संबंध, फिर इसके बाद विकर्ण के साथ दो का एक के साथ संबंध, दो तीन का एक के साथ संबंध, फिर दो का दो के साथ संबंध, ऐसे, फिर तीन का एक के, फिर दो का दो के साथ संबंध, फिर एक का तीन के साथ संबंध। आप किस तरह भी लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं भी ऐसे ही लिखो, विकर्ण मेथड ही बना के लिखे तो कोई वरना गलत हो जाएगा, नहीं गलत नहीं होगा, लेकिन विकर्ण मेथड भी ध्यान में रखना। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है एन क्रॉस एन लिखते अपने, दो एरिक समुच्चय और दो अपरिमित समुच्चय दोनों ही, और एन दो सेट का क्रॉस करना है, दोनों सेट को क्रॉस करने के बाद उस विकर्ण मेथड के अंदर, विकर्ण मेथड विधि से लिखे तो समुच्चय के अंदर एन क्रॉस एन के क्रम वाइज अवयव आएंगे, तो क्रम से अवयव आएंगे, तो क्रम से लिखना हो तो फिर ऐसे विकर्ण मेथड के हिसाब से लिखना हो तो इस तरह आएंगे। फिर समुच्चय पूछ सकता है विकर्ण मेथड से लिखे तो क्या समुच्चय होगा, सेट होगा कंपटीशन में। फिर इससे एक कदम आगे, तो एक का चार के साथ, फिर दो का तीन के साथ, फिर दो तीन का दो के साथ, फिर चार का एक के साथ, ऐसे। फिर आगे वाले इस पाँच का एक के साथ वाला संबंध आएगा आगे वाले में, तो पाँच का एक के साथ संबंध, फिर इनका ऐसे एक का पाँच वाले के साथ आ जाए आगे, यानी ऐसा क्रम बह जाता रहेगा। लिखना चाहिए तो कितना भी बड़ा लिख सकते हैं, ऐसे चलता रहेगा। अब अपने यहाँ पर बोल सकते हैं भी ये तो एन क्रॉस एन हो गया, यानी फलन अपने लिख सकते हैं भी, हाँ अपने लिख सकते हैं भी एफ फलन इस प्रकार है कि एन का प्राकृत संख्या का संबंध इसके साथ एन क्रॉस एन के साथ होना चाहिए। अगर प्राकृत संख्या का संबंध एन का संबंध एन क्रॉस एन के साथ है, एन क्रॉस एन के साथ है, तो अपने बोल देंगे ये गणनीय समुच्चय है, तो अपने इसके बोल देंगे ये गणनीय समुच्चय है। भी एफ का फलन एन का संबंध एन क्रॉस एन के साथ है या नहीं, तो अपने मान लेते हैं एफ वन लिखेंगे तो अपने पास क्या आएगा, वन वन है। भी एफ वन लिख दिया, भी पहला
प्राकृत संख्या में से समुच्चय में से F1 ले लिया तो उस पहला समुच्चय का पहला के साथ अपने संबंध मान लेते हैं कि 1 1 के साथ संबंध होगा। यानी अब ऐसे लिखें ये प्राकृत संख्या का समुच्चय, फिर ऐसे संबंध बनाएंगे तो n क्रॉस ये n है, तो इस तरह। तो भी एक का संबंध देखेंगे तो एक का संबंध मान लेते हैं एक का एक के साथ, दो का संबंध अपने मान लेते हैं दूसरे के साथ 1,2 के साथ, ऐसे। तीन का संबंध अपने मान लेते हैं भी क्या होगा 2,1 के साथ, 2,1 के साथ। चार का संबंध क्या होगा, चार का संबंध होगा 3,1 के साथ, 3,1 के साथ। ऐसे पांच का संबंध लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा 2,2 के साथ, ऐसे नीचे चलता रहेगा। ऐसे सभी ऐसे क्रम ऐसे लिखना चाहिए तो हमने 6 का संबंध 1,3 के, फिर 7 का संबंध 1,4 के साथ, 8 का संबंध 2,3, 9 का संबंध 3,2, ऐसे अपने लिख सकते हैं भी। इनका संबंध ऐसे हो सकता है। अभी प्राकृत संख्या का संबंध इस प्रकार अपने लिख सकते हैं क्योंकि ये भी प्राकृत संख्या है आगे, और ये भी प्राकृत संख्या का समुच्चय है, और ये भी प्राकृत संख्याओं से मिलाते हैं। यानी प्राकृत संख्या का संबंध प्राकृत संख्याओं से किसी न किसी तरीके से अपने बना सकते हैं। तो ऐसा संबंध हो सकता है। अभी F2 का किसके साथ हो जाएगा 1 2 के साथ। ऐसे अपने देखें तो F5 का संबंध किसके साथ हो जाएगा 2,2 के साथ हो जाएगा। यानी अपने कह सकते हैं भी एक की आच्छादक है भी। एक का संबंध एक के साथ बोल सकते हैं भी, एक समुच्चय एक अवयव का एक अवयव के साथ संबंध अपने बना सकते हैं भी। जितने अवयव इसके अंदर आएंगे उतने प्राकृत संख्या के अंदर होंगे, या आपने कहा जितने प्राकृत संख्या के साथ संबंध एलिमेंट लें उतनी इसके अंदर n क्रॉस n के अंदर अवयव ले लेंगे तो उतनी इसकी क्या हो जाएगी गणना हो जाएगी। n क्रॉस n एक कैसा समुच्चय एक की आच्छादक है, या एक एक और आच्छादक अलग अलग भी लिख सकते हैं, आच्छादक है। 1 1 on 2 अलग भी लिख सकते हैं, आच्छादक यानी on 2, 1 1 on 2 भी लिख सकते हैं, एक की आच्छादक भी लिख सकते हैं एक साथ में। तो अपने बोल सकते हैं भी n क्रॉस n क्या है। अब n क्रॉस n को बता सकते हैं भी ये गणनीय है। अब कैसा गणनीय, इसको ऐसा भी और भी बोल सकते हैं भी अपरिमित गणनीय है, या आपने ऐसा भी बोल सकते हैं इसको भी गणनीय है पर कैसा है, गणनीय है पर कैसा है अनंत समुच्चय है, गणनीय है पर कैसा है अनंत समुच्चय है। इन तीनों में से कोई भी एक चीज लिखी हुई आ सकती है। यानी n क्रॉस n क्या है गणनीय है, यानी गणना अपने कर सकते हैं। और भी ये अपरिमित है, विपरिमित नहीं है, फिक्स नहीं है, अपरिमित चलता जा रहा है। और ये गणनीय है पर अनंत है, यानी चलता जा रहा है। अनंत अपरिमित एक ही बात होगी भी, अनंत है अपरिमित है, ये चलता जाता है n क्रॉस n। ये तीनों भी एक बात अपने बोल सकते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 13 हो गए। ठीक है, अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ऐसा अपने 2 एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल, ये तीसरा एग्जाम्पल है तीसरा एग्जाम्पल किया है ऐसा। अब अपने आगे करते हैं, 14 नंबर अपने कर चुके हैं। अब अपने आगे करेंगे 15 नंबर, एग्जाम्पल नंबर 15। एग्जाम्पल 15 के बाद अपने आ जाएंगे शुरू क्वेश्चन। पंद्रह नंबर क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है 15 नंबर। ये कह रहा है कि प्रदर्शित कीजिए कि परिमेय संख्याओं का समुच्चय क्यों गणनीय अनंत समुच्चय है। ये कह रहा है प्रदर्शित कीजिए कि जो परिमेय संख्या का समुच्चय है, एग्जाम्पल नंबर 15। एग्जाम्पल नंबर 15 में ये कह रहा है कि जो परिमेय संख्याओं का समुच्चय है, परिमेय संख्याओं का समुच्चय है, परिमेय संख्याओं का समुच्चय है, और वो कैसा समुच्चय है क्यों, परिमेय संख्या का समुच्चय क्यों गणनीय है, गणनीय पर कैसा अनंत समुच्चय है। ये अपने देखना, ये गणनीय है और कैसा है अनंत समुच्चय है। प्रूफ कर लेते हैं, गणनीय है और कैसा अनंत। तो पहले लिख लेते हैं क्यों लिख लेते हैं, क्यों यानी परिमेय संख्या का समुच्चय लिख लेते हैं क्यों।
परिमेय संख्या का समुच्चय क्यों लिखना चाहिए, तो परिमेय संख्या कैसे था, ऊपर दिख रहे हैं, ठीक है। परिमेय संख्या का समुच्चय है तो वो किस तरह है, जिसके अंदर 0 भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा, -1 भी होगा, -2 भी होगा, 1/2 भी होगा, माइनस का प्लस का लिखने, प्लस का 1/2 भी होगा, प्लस का 1/3 भी होगा, 1/5 भी होगा, माइनस में भी 1/5 भी हो सकता है, ऐसे ये परिमेय संख्याओं का समुच्चय, रूट में माइनस का 1/5, ये ऐसे परिमेय संख्या का समुच्चय ऐसे चलता रहता है, हाँ, इस तरह चलता रहता है। इसे अपने और गणितीय भाषा के रूप में लिखना चाहिए तो इसे गणितीय रूप में लिखना चाहिए भाई, थोड़ा सा ये पूरे अभी सभी आ जाए लेकिन ऐसे लिखने ना पड़े, इस तरह ना लिखने पड़े। तो अपने इसको क्या लिख सकते, 0 भी आएगा तो 0 भी आएगा, फिर 1 भी आएगा, ठीक है, -1 भी आएगा, ठीक है, 2 भी आएगा, -2 भी आएगा, है ना, ये सभी आएगा, 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, -1 भी आएगा, 2 भी आएगा, -3 भी आएगा, फिर प्लस का 3 भी आएगा, -3 भी आएगा, प्लस का 4 भी आएगा, -4 भी आएगा, ऐसे अपने बोल सकते, ऐसे चलता रहेगा। इस क्यू के अंदर इस तरह आ जाएंगे। और फिर मैंने ये नीचे लगाया भी, अकेला 0 भी आ सकता है, अकेला 1 भी आ सकता है, -1, 2, -2, 3, -3, इस तरह भी आ सकता है, या फिर इनके बटा में भी कुछ आ सकता है, भी अकेला 1 आ सकता है, अकेला 1 आ सकता है, अकेला -1 आ सकता है, या -1/2 भी आ सकता है, -1/3 भी आ सकता है, इस रूप में कैसे भी आ सकता है। इन्हें अपने नीचे मान सकते हैं n, नीचे क्या दे दिया n, सभी के सेम, सभी के अपॉन में क्या है n, n n n n n, अभी बताऊंगा अभी n ही क्यों लिया है। अब n की जगह अपने z भी ले सकते थे, पूर्णांक ले सकते थे, पूर्णांक का मतलब है भी 0 भी आएगा उसके अंदर, 1 भी आएगा, -1 भी आएगा, 2 भी आएगा। अब किसी के नीचे अपने 0 लिख देंगे तो वो अनंत बन जाएगा, या किसी के नीचे 0 बने इन्फिनिटी बन जाएगा, वो क्यू के अंदर अपने नहीं मान सकते, वास्तविक संख्या के अंदर नहीं मानते, अपॉन के अंदर 0 नहीं आना चाहिए, इसलिए क्यू नहीं लिया, जेड नहीं लिया, ठीक है। फिर अपने होल नंबर ले सकते थे, होल नंबर के अंदर भी क्या है, 1 है, 2 है, 0, 2, 3 है, 0 है, 0 है इसका, यानी जिसके अंदर 0 आ रहा है एक प्रकार का, वो अपने नहीं ले सकते, नीचे नीचे नहीं मान रखते, या 0 के नीचे वापिस अपने 0 लिख दे तो 0/0, वो भी एक अपरिभाषित है, उससे अपने कुछ भी मान नहीं बता सकते, यानी वास्तविक संख्या वगैरह कुछ भी नहीं है, तो यानी क्यू के अंदर फिर वो नहीं आएंगे, तो यानी ये भी 0 अपने नहीं ले सकते, तो 0 फिर इसलिए डब्ल्यू नहीं लिया, इसलिए एन लिया, एन लिया ताकि एन के अंदर 1 है, 2 है, इस तरह चलते रहेगा, इस तरह चलता रहेगा और क्यू बनता रहेगा, एन में से आप जिस तरह संख्या लेते रहेंगे और क्यू बनता जाएगा, ठीक है। अब इसलिए आर भी नहीं लिया क्योंकि आर के अंदर भी एक प्रकार का 0 है, तो वो नीचे 0 लिखते ही अपनी गड़बड़ हो जाती है, यानी 0 अपने मान नहीं सकते। फिर माइनस वाला देखें तो माइनस का लिखेंगे, तो यहाँ पर इसके नीचे माइनस लिखा, इसके नीचे माइनस लिखा, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, नहीं वापिस सेम फेर बदल वही आ जाएगी, माइनस वाला इस साइड प्लस वाला इस साइड है, तो सेम ही संख्या, लेकिन फेर बदल होगी, माइनस वाला 1 लिखेंगे तो भी वही आएगा, -1 लिखेंगे तो वही संख्या वापस आ जाएगी, इसलिए है ना। तो माइनस वाले ये लेने, माइनस वाला नहीं लेने फिर जरूरत नहीं है, 0 लिखने नहीं लिख सकते, -1 लिखने की जरूरत नहीं है, -2 लिखने की यहाँ पर बटन में लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 लिखेंगे तो वो भी संख्या 2 के लिए आ जाएगी, -2 लिखेंगे तो वापस वही संख्या -2 के लिए आ जाएगी, है ना। तो इसलिए अपने ये ना तो जेड लिया ना डब्ल्यू लिया, तो अपने क्या लिया है, एन लिया, तो एन यहाँ पर क्या है, प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है एन, ठीक है। अब अपने देखना चाहिए तो थोड़ा सा डब्ल्यू बनाना चाहिए, क्यू बनाना चाहिए, डब्ल्यू का क्यू बनाना चाहिए, तो क्यू इस तरह बनता है या नहीं है, ये सभी संख्या क्यू के अंदर आती है या नहीं आती। अगर प्राकृत संख्या अपने ले तो मान लो भी एन का मान 1 लिया, एन का मान 1 लिया, तो फिर क्यू किस तरह बनेगा, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर 0 के नीचे 1 लिखेंगे तो 0, 1 के नीचे 1 लिखेंगे तो 1, -1 के नीचे 1 लिखेंगे तो -1, 2 भी आएगा, -2 भी आएगा, -3 भी आएगा, +3 भी, इस तरह आता रहेगा, ठीक है। फिर अपने n का मान 2 लिखेंगे, n का मान 2 लिखेंगे तो नीचे 0, 0 के नीचे आ जाएगा, तो 0 आ चुका, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। फिर इसके नीचे लिखेंगे तो 1/2, यानी बटे वाली संख्या आने लगी, माइनस का 1/2 भी आ जाएगा, प्लस का भी आ सकता है, माइनस का भी आ सकता है ना, नॉर्मल संख्या भी आ सकती है, बटा वाली संख्या भी आने लगी। 2 के नीचे लिखेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा, 2 के नीचे 2, तो ये आ गया, -1 आ जाए, आगे लिखने की जरूरत नहीं है, तो 3/2 भी आ सकता है इसके अंदर, और माइनस का 3/2 भी आ सकता है, ऐसे चलता रहेगा। फिर अपने n का मान 3 लिखेंगे, n का मान 3 लिखें,
n का मान 3 लिखे तो 1/3 आ सकता है, माइनस का प्लस का, है ना, प्लस का और माइनस का 1/3 आ सकता है। 0 के नीचे लिखेंगे तो वापस 0 आएगा, तो वो लिखने की जरूरत है नहीं, सेम अवयव लिखने की जरूरत है नहीं। तो माइनस का 3 और प्लस का 1/3 आ सकता है। फिर यहाँ पर लिखेंगे 2/3, माइनस का 2/3 भी आ सकता है, प्लस का भी आ सकता है, 3/3 भी आ सकता है, माइनस का 3/3 भी आ सकता है, प्लस का 4/3 भी आ सकता है, माइनस का 4/3 भी, ऐसे आते रहेंगे सभी संख्या। यानी ये क्यू इस तरह के क्यू बनता रहेगा। 0 भी आ जाएगा जिसके अंदर, माइनस में 5 रखेंगे यानी का मान तो 1/5 भी आ जाएगा, माइनस का 1/5 भी आ जाएगा, दोनों मान आ जाएगा, माइनस वाला भी आ जाएगा, प्लस वाला भी आ जाएगा। यानी ये अपने ऐसे मान प्राकृत संख्या रखते जाएंगे आगे, तो ये आगे मान आते जाएंगे, सभी मान आ जाएंगे क्यू वाले, यानी अपने क्यू बना सकते हैं प्राकृत संख्याओं से, इसलिए अपने ये ऐसा मानिए। अब अपने देखना भी ये गणनीय है या नहीं है, अनंत समुच्चय गणनीय अनंत समुच्चय है या नहीं। गणनीय अनंत समुच्चय इसलिए बनाते हैं भी क्यू का क्या हो, प्राकृत संख्याओं के साथ संबंध हो, और एक का संबंध एक के साथ हो, एक का संबंध एक के साथ। अभी अपने ये समुच्चय बना रहे थे, एन की सहायता से ये समुच्चय बना रहे थे, ये समुच्चय नहीं बनाना, अपने क्या संबंध स्थापित करना। संबंध स्थापित का मतलब ये है भी इस तरह, भी एफ का संबंध स्थापित करना भी इस तरह करना है भी एन का संबंध क्या हो, क्यू के साथ हो, एन का संबंध क्या हो, क्यू के साथ हो, और वो क्यू के साथ कैसा होना चाहिए, एक की होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, आच्छादक होना चाहिए, आच्छादक होना चाहिए, एक की होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, आच्छादक होना चाहिए, इस तरह का होना चाहिए। और फिर क्या होना चाहिए, एक का संबंध एक के साथ हो, एक अवयव का संबंध एक अवयव के साथ हो, इस तरह होना चाहिए, तब अपने बोल सकते हैं वो क्या है, एक की आच्छादक संबंध है। अभी यानी अपने कहें ऐसे, ये प्राकृत संख्या है और ये क्या है, क्यू है। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर लेंगे भी एन का संबंध क्या हो, एन का संबंध क्या हो, फलानी संबंध क्या हो, रिलेशन क्या हो, क्यू के साथ हो एन का, अगर और एक अवयव का एक अवयव, जैसे एक का संबंध देखेंगे तो एक का संबंध एक के साथ, यहाँ पर तो अपने समुच्चय बना रहे थे, अब एक लिखा तो एक के कितने अवयव आ रहे थे, एक लिखे तो कितने अवयव आ रहे थे ना, फिर दो लिखा था, दो लिखे तो सेम अवयव भी आ रहा था, दो लिखते हैं तो 1/2 भी आता है, माइनस का 1/2 भी आता है, एक भी आता है, एक लिखेंगे तो भी एक आएगा, माइनस एक भी आएगा, दो लिखेंगे तो भी एक आएगा और माइनस एक भी आएगा, है ना। तो लेकिन ऐसे नहीं, संबंध देखना, एक का संबंध भी, एक का संबंध आगे क्यू के साथ किसके साथ बनेगा, अब उस प्रकार देखना है। और वापस क्यू वाले अवयव भी आने चाहिए, और सभी क्यू वाले अवयव आ जाने चाहिए। सभी एन के मान लिखें, एन के मान लिखें, सभी एन के मान लिखें, और तो धीरे धीरे जैसे एन के मान लिखते जाएंगे वैसे क्यू के मान धीरे धीरे क्या हो, सभी आते जाए, इनमें से क्यू के मान धीरे धीरे सभी आते जाए, ऐसे एन के मान बढ़ाते जाएंगे, क्यू के मान भी नए आते जाए। इस प्रकार का संबंध देखना है या नहीं है। तो अपन वैसे तो होगा, दिख ही रहा है, वैसे तो होगा, ये मणि प्राकृत संख्या की तरह जा रहा है, तो प्राकृत संख्या के साथ संबंध तो बन ही जाएगा, लेकिन अपने बनाएंगे और तरीके से भी एफ एक्स बनाना चाहिए अपने, भी एफ एक्स फलन इस तरह बनाएंगे, भी एफ एक्स फलन इस तरह बनाएंगे, भी नीचे क्या आता जाएगा एन, नीचे क्या आता जाएगा संख्या एन आती जाएगी, नीचे संख्या एन आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एन अपने सभी के नीचे लिख रखा है, बाद में एन का मान प्राकृत संख्या लिख सकते हैं, अभी तो अपने संबंध दर्शाना है। ये नीचे क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, नीचे एन नॉर्मल प्राकृत संख्या आ जाएगी। ये वाले अब संबंध दर्शाने के लिए एन का मान नहीं लिखना, यहाँ पर संबंध दर्शाने के लिए इसमें से एक लिखेंगे तो यहाँ पर एक्स का मान एक लिखेंगे, यानी जो यहाँ पर आएगा एक्स, जो यहाँ पर एक्स आएगा ऊपर। अब ऊपर अलग अलग संख्या होगी, नीचे सेम है तो नीचे सेम ही रहेगा, दो बार लिख लेते हैं, दो बार इसलिए कि एक मान तो होगा सम के लिए, भी एक्स क्या हो, सम हो, एक के लिए लिखेंगे एक्स क्या हो, विषम। पीछे पीछे भी एक एग्जाम्पल ऐसा किया था। अपने देखते हैं एक एक्स का मान क्या ले, भी एक्स का मान क्या ले, एक लिए एक बार, एक क्या विषम है, एक क्या विषम है, तब एफ एक्स का मान किस प्रकार है, भी नीचे तो एन आना चाहिए, नीचे तो एन आना चाहिए। अब ऊपर क्या आ जाए, ऊपर या तो 0 आ जाए, या 1 आ जाए, या -1 आ जाए, इस तरह की संख्या आ जाए। पहले अपने देखते हैं 0 आ जाए, फिर 0 आ जाए, फिर अपने विषम संख्या और लिख के देखेंगे, फिर आगे उसी फॉर्मूले के लिए क्या आ रहा है, भी 0 लेने के लिए 1 लिखा है, तो यहाँ पर मैंने मान लो भी 1 लिखा, और 1 में से 1 घटा दूं तो 0 आ जाएगा, 1 में से 1 घटा देंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और बटा में क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। ऐसी संख्या आ गई, अगर मैं x का मान विषम लेता हूँ तब, ठीक है, तभी आएगा जो ऊपर 0, भी 1 में से 1 घटा देंगे तब क्या आ जाएगा, 0। अब ऐसे ही अपने f का मान 3 लिखे, विषम संख्या देखिए एक बार, यहाँ पर तो x का मान 1 था, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 3, 3 में से 1 लिख दे, नीचे n लिख दे, तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, बटा में आ जाएगा n, यानी ये आ गया, फिर ये आ गया। फिर ऐसे ही अगर मैं f का मान 5 लिखूं, विषम संख्या है, तो अपने पास क्या आ जाएगा, ऊपर 5 में से 1 जाएगा, बटा में क्या आ जाएगा n, तो ऊपर क्या आ गया 4/n, यानी 4 वाली संख्या भी आ रही है।
अब ये बीच में बच रही है, ये भी अगर आ रही है या नहीं आ रही है, आती है या नहीं आती, धीरे धीरे सभी संख्या आएगी या नहीं आएगी। यानी इसे एक प्रकार में मान ले तो भी इसे मैं क्या लिख रहा हूँ, x माइनस वन, क्या लिख रहा हूँ, x माइनस वन लिख रहा हूँ, x माइनस वन लिख रहा हूँ, जिससे क्या आ रहा है, जीरो भी आ रहा है और प्लस वाली संख्या आ रही है। विषम संख्या लिखता हूँ तो प्लस वाली संख्या आ रही है। अब सम संख्या लिखें, अब मैं क्या कर रहा हूँ, भी अपने यहाँ पर ले सम संख्या, भी एक तो लिख लिया, अब x का मान लिखते हैं 2, x का मान 2 लिखेंगे, नीचे तो n ही रहेगा, नीचे तो n ही रहेगा, नीचे n रहेगा, ऊपर क्या आना चाहिए, या तो जीरो आ जाए ऊपर, नीचे n है तो ऊपर आते क्या आ जाए, जीरो आ जाए, लेकिन जीरो वाला अपने देख लिया, अभी इसके लिए सही सेट बैठ रहा है, एक में से एक घटा दिया जीरो, तो यानी x में से एक घटा दिया जीरो, तो फिर x का मान अपने चेंज करते रहे, देख लिया भी अपने सम प्लस वाली संख्याएं आती जा रही है, धीरे धीरे क्या आ रही है, प्लस वाली संख्याएं आती जा रही है। विषम संख्या रख रहे हैं अपने, तो धीरे धीरे क्या आ रही है, x वाली संख्या आ रही है। तो अब यहाँ पर अपने क्या देखें, यहाँ पर क्या देखें, अगर मैं x का मान 2 ले लिया, प्राकृत संख्या में 1 लिखा, 3 लिखा, फिर x बीच में 2 बची गया, प्राकृत संख्या में ये 2 बच गया, अगर मैं प्राकृत संख्या में से 2 लेता हूँ, यानी x का मान 2 लेता हूँ, x का मान 2 लेता हूँ, तो ऊपर ऐसा क्या लिखें, b, अब ये जीरो आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाए, 1 आ जाए, एक बार क्या आ जाए, 1 आ जाए, ठीक है। अब एक तो ये प्लस वाली संख्या तो इसी में से आएगा, किसी ने किसी आगे जाके x वाली संख्या तो इसी में से आएगा, x तो इसी में से आएगा, प्लस का देखें या प्लस का, प्लस वाली संख्या तो इसी में से आगे जाके धीरे धीरे आता जाएगा, धीरे धीरे इसी में से आएगा x प्लस का मान। तो अब 2 देखें तो यहाँ पर अपने f का मान 2, x का मान 2 लिखा, यहाँ पर n लिखा, तो ऊपर क्या लिखे ऐसा मान b ऊपर क्या लिखे, b x का मान 2 लिखा, तो भी 1 आना चाहिए, ऊपर ऊपर 1 आना चाहिए, मैं नीचे क्या लगा दूँ, 2 लगा देता हूँ, नीचे क्या लगा दिया, 2, भी 2 से 2 कैंसिल, x का मान ऊपर 2 लिखा, तो मैंने क्या किया, नीचे भी 2 लगा दिया, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ऊपर 1 आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, 1/n आ गया। फिर अगर मैं x का मान 4 लेता हूँ, तब फिर इसी फॉर्मूले से क्या बनेगा, अभी ऊपर लिखा 4, तो नीचे क्या, नीचे तो 2 ही आएगा, n आएगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा, 2/n आएगा। अब देखो ये 2/n प्लस वाली संख्या आ रही है ना, प्लस वाली संख्या तो मैंने कहा इससे अपने निकाल ली, पहले प्लस वाली संख्या या तो अपने कहते हैं इससे निकाल लेते या फिर इससे निकाल ले, प्लस वाली संख्या किसी एक से किसी भी से भी निकाल सकते हैं। हाँ, अब अपने इससे निकाल रहे हैं प्लस वाली संख्या, तो फिर उससे फिर माइनस वाली संख्या निकाल लेते हैं, तो अपने क्या करेंगे, इसको माइनस से गुणा, माइनस से माइनस से माइनस से गुणा, माइनस से क्या कर दिया, गुणा कर दिया, तो यानी यहाँ पर क्या है, x आ रहा है और नीचे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है और माइनस का x आ रहा है, इस प्रकार आ रहा है। यहाँ तक आप देखो, मैं पानी पी लूँ। ठीक है, अभी प्लस वाली संख्या तो अपने इससे निकाल ली, या तो आप प्लस वाली संख्या इससे निकाल लें या फिर इससे निकाल लें, तो अपने इससे प्लस वाली संख्या पहले देख ली थी भी आ रही है आसानी से, तो अपने प्लस वाली संख्या ले ली, या 1 माइनस एक्स कर देंगे, 1 माइनस एक्स, तो जीरो तो ऊपर आ जाएगा, लेकिन फिर बाद में क्या आने लग जाएगी, इससे माइनस वाली संख्या आ जाएगी, माइनस का 2, माइनस का 4 ऐसे आने लग जाएगी, और इससे अपने क्या करेंगे, फिर प्लस वाला 1/2, 1/n, 2/n प्लस वाली संख्या आती जाएगी। ठीक है, प्लस वाली संख्या आती है, इससे फिर क्या आती जाएगी, माइनस वाली, इससे क्या आती जाएगी, प्लस वाली, यानी किस प्रकार, इस प्रकार संबंध आ जाएगा। भी 1 रखेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, 1 रखेंगे तो 0/n आ जाएगा, 2 रखेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, वो माइनस का 1/n आ जाएगा, 3 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 रखा, 3 रखेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, 2/n आ जाएगा, 2/n आ गया। 4 रखेंगे तो 4 रखेंगे, 4 रखा था, हाँ 4 रखा तो क्या आ गया, माइनस का 2/n आ गया। 5 रखा तो 5 रखा तो अपने पास क्या आया था, 4/n आ गया। ऐसे वहाँ पर 6 रखेंगे तो 3/n आ जाएगा, 3/n आ जाएगा। ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे तो ये संख्या वापस यही आती जाएगी, इन्हीं में से संख्या आती जाएगी, क्यू वाली संख्या आती जाएगी, ये क्यू वाली संख्या आ रही है, आनी यही चाहिए भी, एफ एक्स के अंदर मान रखेंगे तो आगे संख्या आ रही है वो क्यू के अंदर होनी चाहिए, तभी अपने कहेंगे भी एक का मान क्यू के साथ है, 2 का संबंध भी क्यू के साथ है, 3 का संबंध भी क्यू के साथ है, 4 का संबंध भी क्यू के साथ है, 5 का संबंध भी क्यू में से किसी के न किसी के साथ है। एक यानी n प्राकृत संख्या का संबंध क्यू वाले अवयव के साथ, एक के साथ एक
एक के साथ संबंध होना चाहिए, तो एक का संबंध सिर्फ इसके साथ ही है, दो का संबंध देखें तो सिर्फ इसके साथ है, तीन का संबंध देखें तो सिर्फ इसके साथ है, चार का संबंध देखें तो सिर्फ इसके साथ है, यानी एक का संबंध एक के साथ आ रहा है। और सभी धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे आता जाएगा, सभी अवयवों का आगे संबंध इसमें से आता जाएगा। सभी अवयवों का इसमें 6 रखेंगे तो यहाँ पर कुछ ना कुछ आएगा मान, 7 रखेंगे तो यहाँ पर कुछ ना कुछ मानेगा, वो इसके अंदर जरूर होगा, वो इसके अंदर जरूर, ऐसे चलता रहेगा, ऐसे चलता रहेगा। तो इसका मतलब क्या है, ये अपने ये संबंध देखा भी n से q देखा, ये क्या है, गणनीय है, गणनीय है, गणनीय है, पर ये चल रहा है, अपरिमित है, अपरिमित है, तो इसका मतलब क्या अपनी बोल सकते हैं भी अनंत भी है, अनंत भी है, और अनंत समुच्चय, अनंत समुच्चय है, अनंत समुच्चय है, ये अपने लिख सकते हैं। ये नोट कर लेना, ये नोट कर लेना, और ये करना चाहो तो ये भी नोट कर लेना, ये नोट कर लेना जाए ऐसे। यानी एफ एन से क्यू क्या एक ही साधक है। पहले तो ये जांच करने के लिए लिखा था, लेकिन अब जांच कर लिए तो अपने बोल सकते हैं एक ही साधक है। ये आप पूरा स्टेप नीचे लिख देना चाहिए यहाँ पर दोबारा भी, एफ एन से क्यू क्या है, एक ही साधक है। वो तो जांच करने के लिए भी अपने एक ही साधक जांच कर ली, अब ये अपने चेक कर लिया तो अपने बोल सकते भी एक ही साधक है। ठीक है, ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 15 और एग्जाम्पल हो गए कंप्लीट। अब अपने करेंगे क्वेश्चन, इसके 3-4 क्वेश्चन है वो कर लेते हैं आसानी। अब अपने देखने क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है भी प्रदर्शित कीजिए कि समुच्चय ए, दो समुच्चय दे रखा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, समुच्चय दे रखा है ए दे रखा है, ये कह रहा है भी ए समुच्चय इस प्रकार है, इस प्रकार है। फिर ये कह रहा है भी बी समुच्चय, बी समुच्चय दे रहा है, बी समुच्चय दे रहा है भी 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, सम संख्या के एक प्रकार अपने बोल सकते हैं, धनात्मक संख्या। ये कह रहा है भी तुल्य संख्यक, तुल्य संख्यक है, तुल्य संख्यक है, तुल्य संख्यक है। अब तुल्य संख्या की परिभाषा तो नहीं देखें, लेकिन अपने तुल्य संख्या को बता देता हूँ। तुल्यता अपने देखा है, तुल्य समुच्चय, तुल्यता समुच्चय देखा है। तुल्यता मतलब यह है भी दोनों के अंदर क्या हो, समान अवयव हो, एक जैसे नहीं होना चाहिए। भी इसके अंदर 4 अवयव है तो इसके अंदर भी 4 अवयव हो, इसके अंदर 20 अवयव है तो इसके अंदर भी क्या हो, 20 एलिमेंट हो। जितने एलिमेंट इसके पास है उतने एलिमेंट इसके, दोनों के पास एलिमेंट सेम होना चाहिए। भी दोनों की ग्रुप अवयव की कोटि, समुच्चय की कोटि, दोनों के अंदर क्या हो, समुच्चय की कोटि क्या हो, समान हो। जैसे इसकी समुच्चय कोटि 10 है तो इसमें भी समुच्चय कोटि क्या होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए। या इसकी समुच्चय कोटि 20 है तो इसकी भी क्या होनी चाहिए, 20 होनी चाहिए। तो वो क्या हो जाते हैं, तुल्य समुच्चय होते हैं। वैसे ये संख्या यानी संख्या, तुल्य संख्या यानी तुल्य संख्या होनी चाहिए, तुल्यता के अंदर होना चाहिए। यानी इसके अंदर 10 अवयव है, इसके अंदर भी क्या होनी चाहिए, 10। जितने संख्या इसके अंदर है उतनी संख्या क्या हो, बी के अंदर भी होनी चाहिए। ये अपनी जांच करनी भी है या नहीं है, भी अपनी जांच करनी में ए और बी के अंदर एक जितने अवयव है या नहीं, एक जितने हैं या नहीं। तो एक जितने हैं या नहीं उसके लिए अपने क्या करेंगे, एक ही छादक जांच कर लेते हैं। एक ही छादक का मतलब क्या है, भी इन दोनों के बीच में एक ही छादक की जांच कर लेते हैं। भी इस एक का संबंध इसमें से किसी एक के साथ हो जाए, 2 का संबंध इसमें से हो जाए, 3 का संबंध इसमें से हो जाए, 4 का संबंध इसके साथ हो जाए, फिर आगे वाला 5 अवयव वो भी इसके साथ संबंध हो जाए। ऐसे एक अवयव का एक के साथ संबंध आता जाए सभी के साथ। तो अपने कह सकते हैं जितने अवयव इसके अंदर है उतने अवयव क्या आ जाएंगे, इसके अंदर आते जाएंगे। तो अपने बोल देंगे एक की छादक है, यानी एक का संबंध इसके साथ है, और जितने अवयव इसके साथ अंदर आएंगे उतनी अवयव इनके इसमें वाले में से संबंध आते जाएंगे। तो अपने बोल देंगे ये तुल्य संख्या की है। फिर इसे तुल्य संख्या की है, या अपने इसको और भाषा में ये भी दिखा बोल सकते हैं द्वेक, द्वेक है, द्वेक है या द्वैत है, द्वैत या द्वैत भी बोल सकते हैं। द्वैत या द्वैत, द्वैत भी केवल द्वैत, द्वैत भी लिखा होता है कई जगह, द्वैत, द्वैत या द्वैत इस तुल्य संख्या की जगह। ठीक है, या इसकी जगह ऐसे ही बोल सकते हैं एक ही की छादक है ये दोनों, या इन दोनों के लिए अपने पूछ सकते हैं ये दोनों गणनीय समुच्चय है या नहीं, एक दूसरे के लिए गणनीय समुच्चय है या नहीं। 20 समुच्चय पूछ लेता, 20 समुच्चय गणनीय है या
नहीं, तो बी गणनीय है या नहीं, तो बी के लिए पूछता तो अपने क्या प्राकृत संख्याओं के साथ ये प्राकृत संख्या ही है, तो प्राकृत संख्याओं के साथ संबंध देखते ये इसके है या नहीं। बी का प्राकृत संख्याओं के साथ संबंध होता है तो अपने बोल देते बी क्या एक गणनीय समुच्चय है। अब इन दोनों के बीच अपने तुल्य संख्या देखना है, तो दोनों के बीच में संबंध देखना है। अब चाहे ये प्राकृत संख्या हो या ना हो, बी हो या ना हो, ये अपने कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने एक एफ एक्स बना लेते हैं। एफ एक्स फलन इस प्रकार बनाए, बी एक्स का मान इसमें से लेते जाए और आगे वाला उत्तर आते जाए इसमें से। बी एक का संबंध अपने देखें तो एक का संबंध इसके साथ है, आगे वाले के साथ होते हैं। अब एक का संबंध आगे वाले के साथ है, अपने इसको मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं, बी ए केंद्र विलोम है, और वाई मान लेते हैं अपने बी केंद्र विलोम करता है। इस प्रकार अपने मान लेते हैं। बी एक्स का मान रखेंगे तो यहाँ पर अपने मान लेते हैं वाई, तो माने ना माने कोई फर्क। एक्स हो गया, और जैसे एक रखा तो आगे अपने पास क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, 4 आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो एक लिखेंगे तो वहाँ पर 2 आना चाहिए, तो अपने क्या करेंगे 2 से गुणा कर देते हैं। 2 से क्या कर देंगे गुणा, ये क्या बन जाएगा एफ एक्स बन जाएगा। इस प्रकार का एफ एक्स बन जाएगा। बी ए का संबंध अपने देखेंगे तो, और बी के साथ ए का संबंध अपने बी के साथ देखेंगे, तो ए का संबंध बी के साथ देखेंगे तो जैसे इसमें से एक लिया, ए में से एक लिया तो यहाँ पर एक लिखा, यहाँ पर एक लिखेंगे, यहाँ पर जैसे एफ एक लिखा तो 2 गुणा 1 तो कितना आ गया 2, यानी एक का संबंध क्या हो गया 2 के साथ। फिर यहाँ पर 2 लिखा तो F2 लिखा तो 2 गुणा 2 बराबर कितना हो गया 4 हो गया, यानी 2 का संबंध 4 के साथ। फिर यहाँ पर 3 लिखा तो F3 का संबंध क्या आ जाएगा 2 गुणा 3, या इस साइड 3 लिख दो चाहे इस साइड 2 लिख दो, एक ही बात है। ये x का मान और 2 गुणा 2 तो कितना आ जाएगा 6, तो 2 का 3 का संबंध 6 के साथ। फिर 4 लिखेंगे तो 4 का संबंध क्या आ जाएगा 8 के साथ। 5 लिखेंगे तो 5 का संबंध क्या आ जाएगा 10 के साथ। ऐसे चलते जाएंगे, ऐसे चलते, यानी जितने अवयव इसके अंदर होंगे उतने इसके अंदर संबंध आता जाएगा। इसका मतलब ये क्या है, एकीकृत साधक है। इन दोनों के बीच में संबंध कैसा है, एकीकृत साधक है। एकीकृत साधक यानी द्वैत संबंध द्वैत है, या आपने बोल सकते हैं तुल्य संख्यक है, यानी दोनों के बीच समान संख्याएं और जितनी इसके अंदर उतनी इसके अंदर है, दोनों के अंदर सेम संख्याएं है। ऐसे अपने कुछ एग्जाम्पल और लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, और एफ एक्स इस प्रकार का संबंध हो जाएगा। भी इसमें से एक्स लेते जाएंगे तो ये एफ एक्स का मान आगे आता जाएगा, यानी एक का संबंध इसके साथ है, 2 का संबंध, यानी एक अवयव का एक के साथ संबंध आता जाएगा और सभी अवयव का संबंध इसमें आता जाएगा किसी न किसी के साथ, यानी एक ही के साधक है, एक का संबंध एक और सभी अवयव का इसमें सभी अवयवों का इसके साथ संबंध है, तो साधक भी है। यानी अपने द्वैत बोल सकते हैं, तुल्य संख्यक बोल सकते हैं, या अपने ऐसे बोल सकते हैं बी क्या है, बी एफ ए के साथ संबंध है बी का, या आपने इसकी जगह ए की जगह अपने यहाँ पर एन लिखा हो सकता है। बी एन का संबंध क्या है, बी का प्राकृत संख्या का संबंध बी के साथ है। अगर प्राकृत संख्या का संबंध बी के साथ है तो बी क्या है, एक अपरिमेय है, या अपने इसे बोल सकते हैं गणनीय है। और पर किस प्रकार का गणनीय है, अनंत समुच्चय वाला गणनीय है, अनंत समुच्चय वाला गणनीय है। इस प्रकार भी अपने लिख सकते हैं। पेपर के अंदर यानी कंपटीशन वाले में इस प्रकार भी पूछ सकता है, या अपने बीएससी बीएड की बात करें, सीएसआर नेट में बात करें तो इसकी जगह अलग अलग देख के तो सिर्फ अकेला बी देकर भी ऐसा गणनीय अनंत समुच्चय है या नहीं ये भी पूछ सकता है, तो भी अपने इस प्रकार ही करना है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब नॉर्मली है, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन आएगा तो ये ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन ये नहीं है, तो बड़े क्वेश्चन में नहीं आएगा, आसान सा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रदर्शित कीजिए कि समुच्चय ए दे रखा है, एक बी दे रखा है, तुल्य संख्यक है। इस क्वेश्चन नंबर 1 के जैसे ही है, क्वेश्चन नंबर 1 के जैसे है। क्वेश्चन नंबर 2, ए दे रखा है, ए समुच्चय दे रखा है एक्स वाई के रूप में, और बी दे रखा है अल्फा और बीटा, बस ये बी दे रखा है।
ये दो दीर्घ हैं और वही दीर्घ भी तुल्य संख्यक है या नहीं है ये जांच करनी है, या अपने इसकी जगह द्विरेख लिख सकते हैं। ठीक है, यानी तुल्य संख्यक है या नहीं। अब इसमें से अपने कैसे मान सकते हैं भी, अपने मान सकते हैं भी एफ एक्स का संबंध देखें तो एफ एक्स लिखा भी, एक्स एक्स यहाँ पर एक्स या एक्स दिखेंगे तो अपने मान सकते हैं भी क्या आएगा, एल्फा आ जाएगा। ठीक है, एक्स वाई एफ वाई लिखेंगे तो मान लेते हैं भी बीटा आ जाता है। यानी अपने ऐसे देखें भी ये ए वाला संबंध है, ये बी आ जाएगा, इनके साथ रिलेशन है किसी ना किसी प्रकार का, और यहाँ से एक्स मान लिखते हैं तो एक्स का संबंध एल्फा के साथ मान लेते हैं, वाई का संबंध बीटा के साथ मान, या उल्टा भी मान सकते हैं वाई का संबंध एल्फा के साथ, एक्स का संबंध बीटा के साथ, ऐसा यानी एक अवयव का एक के साथ संबंध अपने मान सकते हैं। हो सकता है कोई फिक्स तो क्राइटेरिया दिया नहीं है, सिर्फ ये दो समुच्चय दिए, अपने तुल्य देखना तुल्य है या नहीं। अब इसके अंदर भी दो अवयव है और इसके अंदर दो अवयव थे और एक का संबंध एक के साथ आ रहा है और सभी का संबंध आ रहा है, यानी जितने अब यानी एक जैसे है अवयव, जितने इसके अंदर अवयव थे उतनी इसके साथ संबंध आ रहा है, यानी ये तुल्य है, तुल्य संख्यक है, तुल्य संख्यक है, अपने लिख सकते हैं तुल्य संख्यक है। बस इतनी ये की संख्या, या अपने इसकी जगह द्विरेख भी लिख सकते हैं, द्विरेख भी लिख सकते हैं, ये क्या है, द्विरेख है ना। बी जितने अवयव इसके ए के पास थे उतनी अवयव एक बी के पास थे, और पिछले वाले क्वेश्चन में भी देख लेना आप इतना भी लिख सकते हैं, ए और बी क्या है, एक दूसरे के तुल्य है, जितने अवयव ए के पास है उतनी अवयव क्या है, बी के पास है। यानी लास्ट में अपने इतना भी लिख सकते हैं भी ए और बी क्या है, तुल्य है। पिछले वाले क्वेश्चन एग्जाम्पल में क्वेश्चन में भी लिख लेना भी ये क्या है, तुल्य है, ये दोनों क्या है, तुल्य है, ए और बी क्या है, तुल्य है। ठीक है, बस इतनी क्वेश्चन। दूसरा था आसान है बिल्कुल। अब तो बीएससी बीएड की देखे बच्चे बोलते हैं कि सर क्यों कठिन होती है बीएससी बीएड में मैथ, है ना, बिल्कुल कठिन नहीं है। मैं तब कॉलेज में पहली बार पढ़ाने गया तब भी बच्चों को ऐसे लगता था वो कठिन होती है, मैंने कहा बिल्कुल नहीं होती, मैं कराऊंगा, हाँ बिल्कुल कठिन नहीं होती, बिल्कुल आसान है। कॉलेज में पढ़ाता हूँ तो भी बच्चे कहते हैं हाँ, पढ़ाने के बाद में पता चलता है कि हाँ सर बिल्कुल आसान है, कुछ है ही नहीं इनके अंदर। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है प्रदर्शित कीजिए कि समुच्चय ए देखा है एक गणनीय अनंत समुच्चय है। देखो आएगा, बात ही कर रहे थे इस क्वेश्चन की, आ गया ए समुच्चय दे दिया, ये कह रहा है इस प्रकार समुच्चय है, ये ए समुच्चय इस प्रकार है कि ये गणनीय है और अनंत अनंत समुच्चय है। अपने देख भी रहे थे, क्वेश्चन नंबर 1 लिया था तो उसके अंदर समुच्चय बी था ये, और समुच्चय बी के लिए अपने देखा था वही चीज इसमें करनी है। ए का संबंध क्या होना चाहिए, ए का संबंध ए के प्रत्येक अवयव का संबंध क्या हो, प्राकृत संख्या के साथ हो, प्राकृत संख्या के साथ हो। भी ए के प्रत्येक अवयव का संबंध प्राकृत संख्या के एक अवयव किसी न किसी के एक अवयव के साथ संबंध होना चाहिए। या आपने ऐसा उल्टा भी लिख सकते हैं, प्राकृत संख्या का जो एक अवयव है उसका संबंध इस समुच्चय में एक अवयव के साथ होना चाहिए। भी प्रत्येक प्राकृत संख्या जितने अवयव है, जितने प्रत्येक अवयव का एक प्रत्येक अवयव के साथ संबंध होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए, एक ही साधक संबंध होना चाहिए। तो अपनी जांच कर लेते हैं, अपनी जांच किस प्रकार, अब एफ एक्स ऐसे ही मान सकते हैं अपने 2x, पीछे क्वेश्चन नंबर 1 में माना था भाई, यहाँ पर इस साइड अपने रखेंगे n प्राकृत संख्या का समुच्चय, और इस साइड अपने रखेंगे a, और इन बीच दोनों के क्या बीच में संबंध, यानी f n का संबंध है एक के साथ, और किस प्रकार है वो अपने देख लेते हैं। एक लिखेंगे तो a में से अभी किसके साथ संबंध आ जाएगा, a को लिखा मान तो किसके साथ है, 2 के साथ, यहाँ पर 2 लिखा तो किसके साथ संबंध है, 4 के साथ, 3 लिखेंगे प्राकृत संख्या में तो किसके साथ, 6 के साथ, पीछे देखा था अभी 8 के साथ, ऐसे चलता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 दिखा था वैसे, क्वेश्चन नंबर 3 है सेम टू सेम वैसे ही है, ऐसे चलता रहेगा। यानी एक अवयव का एक के साथ संबंध आ रहा है, यानी इस साइड प्राकृत संख्या होनी चाहिए, गणनीय समुच्चय देखना है तो इस साइड ये दिया हुआ समुच्चय होना चाहिए, यानी प्राकृत संख्या का संबंध इस वाले समुच्चय के साथ होना चाहिए। अगर इस वाले समुच्चय के साथ है और एक का संबंध एक के साथ है
और यानी इस प्रकार का क्या हो, अपने बोल सकते हैं एक ही साधक हो, एक ही साधक हो, एक ही साधक है है एक ही साधक अपने है। या अब अपने यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं एन ए क्या है, तुल्य है, बोल सकते हैं ना एन और ए क्या है, एक दूसरे के तुल्य है। तो अपने अब लिख देंगे भी ए क्या है, ए क्या है, गणनीय है, गणनीय है, और कैसा गणनीय है, अनंत, अनंत समुच्चय है, अनंत समुच्चय है। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, बिल्कुल आसान। ठीक है, नोट करना नोट करो, नहीं तो क्वेश्चन नंबर अपने 1 किया था उसी का ये एक वही पार्ट है। उसमें ए और बी समुच्चय दे रखे 2, और इस बार अपने एन प्राकृत संख्या समुच्चय अपने अपनी तरफ से लेना है और उसका संबंध एक के साथ दर्शाना है। और कैसा दर्शाना है, कैसा आना चाहिए, एक एक साधक आना चाहिए, और अगर एक एक साधक आ जाए तो अपने उसको बोल दें गणनीय अनंत समुच्चय है। ठीक है, अब यहाँ पर एफ एक्स के मान यहाँ पर लिख के देखना चाहिए, एक्स बराबर 1 लिखा, इसमें से 1 लिखेंगे, यहाँ पर क्या आ जाता है 2 आ जाता है। यहाँ पर इसमें से 2 लिखेंगे तो यहाँ पर बराबर में किसके साथ संबंध आएगा, एक प्रकार का 4 के साथ। यहाँ पर 3 लिखेंगे तो किसके साथ आ जाएगा, 6 के साथ संबंध आ जाएगा। ठीक है, अब अपने लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का तो नहीं बोल सकते, इस 1.2 का, फिर अपने 1.3 शुरू हो जाएगी, 1.3 शुरू हो जाएगी फिर। अब अपने इस 1.2 का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है यदि ए व बी गणनीय समुच्चय हो तो सिद्ध करो कि ए क्रॉस बी गणनीय नहीं है। ए व बी गणनीय समुच्चय हो तो सिद्ध करो कि ए क्रॉस बी गणनीय नहीं है। ये थोड़ा सा गड़बड़ होगी, इसके अंदर आपने सही कर देना। क्वेश्चन नंबर 4 है, अगर किसी के बुक में गलत है और ये CBSE के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन गलती होगा, इसमें अपने ये बोल रहा है भी ए क्रॉस बी गणनीय नहीं है, लेकिन होना क्या चाहिए, ये यहाँ पर होगा गणनीय है, गणनीय है, ये लिखा होना चाहिए गणनीय है। ए क्रॉस बी क्या होगा, गणनीय होगा। बी ए व बी क्या हो, गणनीय समुच्चय हो। अगर दे ए और बी क्या हो, बोल रहा है भी ए समुच्चय है और बी समुच्चय, ये दोनों क्या हो, गणनीय हो, ये दोनों गणनीय समुच्चय है, उसने दिया हुआ है ये गणनीय समुच्चय है। ऐसा एग्जाम्पल अपने पीछे किया था भी 2 समुच्चय थे, गणनीय समुच्चय थे, उनका क्रॉस निकाला था, वो भी क्या आया था, गणनीय समुच्चय आया था। जैसे पिछले एग्जाम्पल नंबर 13 किया था n क्रॉस n के लिए, वैसे ही वैसे सेम चीज यही है भी n भी गणनीय था और ये n भी गणनीय होता है, सेम समुच्चय थे, गणनीय होता है n प्रकार संख्या, तो n क्रॉस n निकाला था, वो भी एक प्रकार का क्या आया था, अपने गणनीय ही था। अपने बोल सकते हैं भी गणनीय है, बोला था, है ना। तो वैसे ए क्रॉस ए बी भी क्या आएगा, यहाँ पर गणनीय है। ये बुक में लिखा गणनीय नहीं है, लेकिन गणनीय नहीं गणनीय है, ऐसा होना चाहिए, नहीं को काट देना। ठीक है, नहीं को काट देना। अब ऐसे अपने ए समुच्चय मान लेते हैं और कैसा गणनीय है, अपने A1 A11 A12 A13 या फिर ऐसा माने चाहिए नाम, ऐसा मानो चाहिए नाम, मानो कोई किसे मान सकते हैं, अपने A1 A2 ऐसे मानते हैं, A1 A2 A3 A4 ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, और ये कैसा है, गणनीय है, दिया हुआ है, गणनीय है। फिर एक बी मान लेते हैं, बी भी क्या होगा, B1 मान लेते हैं, B2 B3 B4 ऐसे, ये भी क्या है, गणनीय है, ये भी क्या होगा, गणनीय होगा, ये भी क्या होगा, गणनीय होगा। ठीक है, अब ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं, ए क्रॉस बी निकालेंगे तो ए क्रॉस बी किस प्रकार आएगा, ए क्रॉस बी इस प्रकार आएगा, ए और बी। अब अपने लिखेंगे यहाँ पर अलग अलग, बी ए तो किस में से आएगा, उस ए में से, और बी किस में से होगा, बी में से, बी किस में से हो जाएगा, बी में से हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अपने लिख देंगे ए आई और बी जे, ए आई और बी जे। अब ए आई और बी जे क्यों लिखा है अभी बता देगा। और यहाँ पर आई और जे क्या है, आई और जे क्या है, आई और जे क्या है, आई और जे है प्राकृत संख्या में से अवयव, आई और जे क्या प्राकृत संख्या के अवयव है, यानी A1 B1 A1 B1 A1 B2
भी A1 प्राकृत संख्या ही है, ये भी प्राकृत संख्या A1 B2 के साथ, A2 B3 के साथ, या A2 B2 के साथ भी संबंध हो सकता है। एंड I और J क्या है, एक प्रकार की प्राकृत संख्या है। ऐसे मान अपने n के मान लेते जाएं अलग अलग, तो यहाँ से आते जाएंगे, ये इनसे संबंध अपने लिख सकते हैं। या आपने ऐसा देखे तो अपने बनाना चाहे तो कुछ थोड़ा सा बना भी सकते हैं इतने के लिए, या फिर ऐसा लिखना चाहे तो इस तरह लिख सकते हैं, या कुछ बनाना चाहे तो अपने बना सकते हैं। A1 का संबंध B1 के साथ हो जाएगा, A1 का संबंध B2 के साथ भी हो जाएगा, A1 का संबंध B3 के साथ भी हो जाएगा, A1 का संबंध B4 के साथ भी ऐसे चलता रहेगा, है ना। पीछे अपने प्रकार n क्रॉस n निकाले था, वही चीज़ है। A2 का संबंध B1 के साथ हो जाएगा, A2 का संबंध B2 के साथ हो जाएगा, A2 का संबंध B3 के साथ भी हो जाएगा। अब A2 तो ऐसे क्या सभी का सभी के साथ गुणा हो जाता है, A2 का B4 के साथ है संबंध, ऐसे आगे चलता रहेगा। अब A2 का B5 के बाद, वैसे अब A3 का सभी के साथ संबंध नहीं है, गुणा क्रॉस प्रोडक्ट संबंध तो अपने निकालेंगे B2 के साथ, A3 का B3 के साथ, A4 का B4 के साथ, ऐसे चलता रहेगा, है ना। अब आगे लिखें, बड़ा ज़्यादा बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। ऐसे समुच्चय आगे चलता रहेगा, ठीक है। अब अपने A क्रॉस B लिख लेते हैं, और आगे लिखना चाहे तो A क्रॉस B लिख लेते हैं। यहाँ तक छोड़ देते हैं, यहाँ पर तक छोड़ देते हैं। अब A क्रॉस B आगे बनाना चाहे तो अपने क्या बनाएंगे, इसका संबंध इसके साथ, फिर ऐसे, फिर एक कदम आगे, फिर इस प्रकार, फिर ऐसे, फिर इसका एक कदम आगे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, है ना। फिर ये आगे वाले के साथ आएगा, तो इतनी लिख लेते हैं अपने, यानी A1 का B1 के साथ, A1 का B2 के साथ, फिर आगे A2 का B1 के साथ, फिर आगे B1 A2 का B2 के साथ, A2 का B2 के साथ, है यानी A3 का B1 के साथ, फिर ऐसे यहाँ पर लिख देता हूँ A2 का B2 के साथ, फिर आगे वाले के साथ A1 का B3 के साथ, ऐसे चलता रहेगा। ऐसे ही समुच्चय आगे चलता रहेगा, है ना। ऐसा ही समुच्चय आगे चलता रहेगा, इस प्रकार यह चलता रहेगा। अब अपने बोल सकते हैं अभी, अब अपने संबंध निकालना है, ये यहाँ पर n है, या अपने यहाँ पर ऐसे बोल सकते हैं भी F1 देखें, F1 देखेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, मान सकते हैं भी A1 B1 के साथ संबंध हो सकता है। F2 देखेंगे तो अपने ऐसे बोल सकते हैं A1 B2 के साथ संबंध, जैसे n क्रॉस n में देखा था वैसे ही। अब इसमें अपने बोल सकते हैं भी A2 का B1 के साथ संबंध है। अब इसमें से बोल सकते हैं भी A3 का B1 के साथ है, ऐसे चलता रहेगा। फिर ये F5 के साथ है, यानी अपने बोल सकते हैं भी अपने यहाँ पर प्राकृत संख्या लें और उसका संबंध बनाएं A क्रॉस B के साथ, A क्रॉस B के साथ, A क्रॉस B, यानी प्राकृत संख्या बस एक लेंगे, यहाँ पर अपने पास A1 B1 आ जाएगा, ठीक है। प्राकृत संख्या में से 2 लेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा A1 B2 आ जाएगा। यहाँ पर 3 लेंगे तो 3 लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा A2 B1 आ जाएगा, ठीक है, A2 B1 आ जाएगा। ऐसे 4 लें तो अपने पास क्या आ जाएगा A3 B1 आ जाएगा। ऐसे 5 लें तो A2 B2 आ जाएगा। इस प्रकार आगे चलते, यानी प्राकृत संख्या एक अवयव ले तो एक के साथ संबंध आ रहा है, एक अवयव ले तो एक के साथ संबंध अपने मान रखा है, ये अगले वाला एक अवयव ले तो एक के साथ संबंध अपने मान लिया। ऐसे एक एक अवयव का एक एक के साथ संबंध है, यानी अपनी कहते फलन अपने संबंध देखे n का A क्रॉस B के साथ, तो वो कैसा है, एक की आच्छादक है, एक की आच्छादक है, एक की आच्छादक है, एक की आच्छादक है, ठीक है। यानी ये प्रकार की प्राकृत संख्याओं पर निर्भर कर रही है। यहाँ पर प्राकृत संख्या पर अगर कोई और संख्या थी प्राकृत संख्या पर निर्भर ना करे, r वगैरह हो, वास्तविक संख्या पर निर्भर करता हो, तब अपने बोल देते हैं यहाँ पर भी ये एक ही के आच्छादक नहीं होगा, यानी ये अपने बोल देते हैं भी ये गणनीय समुच्चय नहीं है, तब अपने बोल देते हैं गणनीय समुच्चय। एक की आच्छादक है, अपने इसको बोल देते हैं भी ये क्या है, गणनीय है। और गणनीय कैसा है, चलता जा रहा है तो अनंत है, और अनंत कैसा समुच्चय है, अनंत समुच्चय है, गणनीय है, और किस प्रकार का अनंत समुच्चय
है, ये अपने सिद्ध करना। ठीक है, ये अपने सिद्ध करना था एग्जाम्पल नंबर 4। आज के लिए इतना बहुत है। बाकी अपने अब 1.3 की बात करेंगे अगली वाली वीडियो में, 1.3 की, और 1.3 शुरू करने पे थोड़ा बहुत बेसिक करेंगे। तो अगले वाला थोड़ा सा टॉपिक और इम्पोर्टेंट है, जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे महत्वता बढ़ती जाएगी अगले वाले चैप्टर की। तो ठीक है, ये वाला देख लेना, इसी आधार पर आगे ये काम आएगा आगे वाले में भी। आगे वाला थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट है, 1.3 शुरू करेंगे। पहले अपने 1.3 के लिए थोड़ा बहुत बेसिक रहता है तो वो देख लेंगे। वैसे समुच्चय वगैरह अगर देख लिया अपने बेसिक, तो थोड़ा बहुत अगर बेसिक की जरूरत होगी तो वो देख के फिर अपने क्या कर देंगे, एग्जाम्पल शुरू। ठीक है, आज के लिए इतना होता है। राधे राधे।